स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान वृक्ष। तो हम लोग गैशियस स्टेट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या देख लिया था। काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। लास्ट क्लास हमने कहाँ पे एंड की थी? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से वेलोसिटीज़ निकाल ली थी, एनर्जी भी निकाल लिया था, और उसी इक्वेशन को यूज़ करके जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रही थी, उसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने क्या क्या देखा था। दो टाइप की वेलोसिटीज़ निकालनी थी। कौन कौन सी? एक तो हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देख ली थी, और दूसरी हमने एवरेज वेलोसिटी देख ली थी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या थी? जो हमारे पास जो एक ग्राफ बनता था ना, तो हमने क्या कहा था कि वो जो ग्राफ बना है, उस ग्राफ का जो भी मैक्सिमा एक्स एक्सेस पे जहाँ पे भी मीट कर रहा होगा, वही आपकी क्या हो जाती थी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो जाती थी। अच्छा, तो अभी हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिलेगी कैसे? ये जो ग्राफ आया है किसी एक इक्वेशन से आया है, वही जो हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए देख रहे थे, उसी इक्वेशन को हमने मैक्सिमम की कंडीशन लगा के इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली थी। उसमें हमने मैक्सिमा की कंडीशन लगाई थी, और वहाँ से जो भी सी की वैल्यू आई थी, उसे ही हमने क्या बोल दिया था? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोल दिया था। उसका रिप्रेजेंटेशन हमने सी एम से देखा था। सी एम से भी लिख देते हैं उसे, या फिर हमने क्या पढ़ा था? अल्फा भी लिखते हैं। दूसरी चीज़ हमने एवरेज वेलोसिटी का देखा था। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि जितने भी, मतलब एरिथमेटिक मीन होता था, जितनी भी वेलोसिटीज़ होती हैं उन सब का, मतलब जो हमारे पास एक वेसल है, उसमें हमने कोई गैस फिल की है, उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है। तो हमने क्या किया था? उन सभी वेलोसिटीज़ का सम किया, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किया, उससे हमें क्या मिल गया? एवरेज वेलोसिटी मिल गया। उसे हमने दो टाइप में देखा था, हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। पहली, या तो ऐसे हो कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी दे रखी है, मतलब टोटल 5 मॉलिक्यूल हैं, उनकी वेलोसिटी इतनी 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 है, तो अपन को क्या करना है? उन जो भी वेलोसिटीज दे रखी हैं उन सबका सम कर दो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कर दो। या फिर ऐसे बोल सकता है कि 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v1 है, इतने कुछ x मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v2 है, तो हमें क्या करना है? ऊपर तो वेलोसिटी ही लेनी है, तो n1 इंटू वी प्लस ऐसे जितने टोटल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनके लिए बना के अपॉन में n कर देना है। ठीक है, फिर उसका भी हमने डेरिवेशन कर लिया था विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इक्वेशन आई थी उससे, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आई थी, उससे हमने उसका भी डेरिवेशन कर लिया था। आज एक हम थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो, रूट मीन, इसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इसका फॉर्मूला क्या बनता है? वो सारा का सारा इसके नाम में ही दिया है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मतलब जो भी वेलोसिटी है उसका आपको पहले क्या करना है? स्क्वायर लेना है, उसका मीन लेना है, और फिर उसे रूट कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, तो वहां से आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका? यू से लिखते हैं, या फिर सी हाफ, सॉरी सी स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब जो भी वेलोसिटी उसका स्क्वायर करो, उसका मीन लो, उसका रूट लो, तो क्या मिल जाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज दे रखी है। Okay, it is defined as the square root of the mean of the squares of the different velocity possessed by the number of molecules। जो आपने गैस लिया है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड अलग अलग है, तो हमने क्या करना है? उन्हीं सारी स्पीड का पहले स्क्वायर किया, उसका मीन लिया, उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमें क्या मिल गया? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो यू से, या फिर सी स्क्वायर इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट है ना, तो ये हो गया आपकी, अगर ये वेलोसिटी है तो इसका स्क्वायर और उसका रूट। ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। या फिर आप सिंपली यू भी लिख सकते हो। सिमिलर द एवरेज वेलोसिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट वे। जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी में देखा था ना कि या तो आपको बोल देगा टोटल एन मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 vn है, ऐसे ही फिर उस केस में आपने एवरेज निकाला था, ऐसे ही इसमें भी कह देगा कि आपके पास टोटल एन मॉलिक्यूल है, इनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 vn है। तो उनके केस में आप क्या करोगे? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से मैं लिख लेते हुए चल रही हूँ। यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या क्या हमने बोला? जो भी वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर करो, उनका मीन लो, उनका रूट कर दो। मतलब कितनी? v1 v2 v3 है, मतलब पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करो, फिर मीन लो। एक सेकेंड, करते हुए चलते हैं। पहले इनका स्क्वायर लो, स्क्वायर लिया सारे का, ठीक है, अप टू n तक के होंगे, वी एन स्क्वायर। पहले क्या किया? सबका स्क्वायर लो, फिर मीन लो। मीन का मतलब क्या हो गया? अपॉन में जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्क्वायर लो, मीन लो, फिर क्या कर देना है? स्क्वायर रूट लगा देना है, मतलब रूट कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका अंडर रूट। सही है,
ठीक है, यही चीज हम वहां पर भी कर रहे थे, कहाँ पर, एवरेज में, पर हमने यहाँ पे क्या किया था, अंडर रूट नहीं लगाया था। ठीक है, एवरेज में हमने क्या किया था, जितनी भी वेलोसिटी थी, और उनका स्क्वायर भी नहीं किया था, जितनी भी वेलोसिटी थी उन सब का सिर्फ हमने मीन लिया था, और वही हमारे पास एवरेज आ गया था। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इन सब का पहले हमने क्या किया, स्क्वायर लिया, उनका मीन लिया, और उसके बाद स्क्वायर रूट कर गया, अपने पास क्या आ गई, RMS वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे करके उनकी स्पीड दे रखी होगी तो फिर क्या करेंगे। ओके, ये अपने पास एक तो फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है कि अगर दे दे एज्यूमिंग n मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी v1 एंड 2 मॉलिक्यूल्स हैव वेलोसिटी v2, इस टाइप से, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू, थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं फिर से। ठीक है, u इक्वल्स टू, रिप्रेजेंट तो u से करते हैं, वो क्या हो जाएगा, इस बारी n1 दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, वही चीज करनी है, स्क्वायर रूट लेना है, क्या करेंगे, n1 v1 स्क्वायर प्लस n2 v2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऐसे ही जितने आपके पास दे रखे होंगे, प्लस n vn स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज n। सही है, फिर यहाँ पर भी हमने वही किया, जितनी भी वेलोसिटी थी उनका स्क्वायर लेके, उनका मीन करके, और उनका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, तो ये एक आपके पास बन जाएगा। तो ये दो टाइप के, जैसे हमने एवरेज वाले में पढ़े थे वैसे ही हमारे पास रूट मीन स्क्वायर के लिए भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक बार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दोबारा से देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बस जो जैसा इसका नाम बोल रहा है वैसा ही है, मतलब वो वेलोसिटी का क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर के बाद उसका क्या करना है, मीन करना है, मीन के बाद उसे क्या कर देना है, रूट कर देना, उसका स्क्वायर रूट लगा देना, मिल जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है यूजिंग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी गिवन बाय, इक्वेशन क्या थी उसकी, dn, चलो ठीक है, dnc इक्वल्स टू, अपॉन में n लगा रहे थे ना, एक सेकेंड, dnc अपॉन में n इक्वल्स टू क्या आ रहा था, 4 पाई ब्रैकेट m अपॉन में 2 पाई RT टू दी पावर 3/2 टू e टू दी पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन में 2RT इंटू c स्क्वायर dc, यही थी। ये आपको क्या बता रहे थे, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे थे। ये इक्वेशन हमारी मैक्सवेल वाली है। ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करके हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है, अभी हमें क्या कर लेना पड़ेगा, रूट मीन स्क्वायर निकालना, एक सेकेंड, ठीक है, हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो डीसी इधर लेकर के आते हैं, 1 अपॉन में n dnc अपॉन में dc इक्वल्स टू 4 पाई RT टू दी पावर 3/2 इधर रह गया कितना, c स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एक बारी फॉर्मूला लिख लें, जैसे हमने एवरेज में किया था। हमने एवरेज में क्या किया था, एक बार एवरेज का समझ लेते हैं। एवरेज में हमने क्या किया था, जब हमें निकालना था तो हम पहले तो रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया था, ठीक है, c ऐसे लिख रहे थे ना, c, ये इस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे एवरेज वाले को। हमने क्या किया था, इंटीग्रेट किया था ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी c इंटू dnc डिवाइड बाई n। ठीक है, ऊपर क्या करना था, वेलोसिटी लिखना था, नीचे क्या करना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखने थे। तो c इंटू dnc हमने क्या किया, अलग अलग वेलोसिटीज का सम ना करके इंटीग्रेशन लगा दिया ओवर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी पे, तो c इंटू dnc आ गया। यही चीज हमें यहाँ भी करनी है। हमें इसे कैसे, c स्क्वायर टू दी पावर 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ही देखा, c स्क्वायर 1/2। ठीक है, तो जैसे रिप्रेजेंट करते थे दैट मीन्स ये चीज क्या बता रही है, स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बता रही है। ये क्या हो जाएगी, नीचे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहने ही रहने, ऊपर 0 टू इन्फिनिटी, अभी क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा और dnc हो जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है, c स्क्वायर इंटू dnc, और ये वैल्यू तो हमें सिर्फ c स्क्वायर की मिली। अभी हमें इसका क्या करना है, 1/2 भी करना है, स्क्वायर रूट भी लेना है। मतलब जैसे हमने एवरेज वाले में किया था, ये वैल्यू c की आई थी ना, अगर c स्क्वायर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगी, सिंपली जहाँ पे c आया था उसकी जगह पे मैं स्क्वायर लगा दूंगी, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी c स्क्वायर इंटू dnc।
ऐसे ही तो निकालूंगी। वही चीज मैंने इधर लिख दी, सी स्क्वायर लिख दिया, ऊपर 1/2 था, इधर 1/2 लगा दिया। ओके ठीक है, बस इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करो डीएनसी की और फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास एक थी, यहाँ से डीएनसी की वैल्यू निकाल लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 डीएनसी कितना मिल जाएगा अपने पास, ये एन उधर शिफ्ट होगा, 4πn ब्रैकेट m अपॉन में 2πRT टू द पावर 3/2 e टू द पावर -mc² अपॉन में 2RT इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, डी सी। सही है, n उधर शिफ्ट हो गया, ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू उठा के इसमें रख देनी है, इसे इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एन सी इंटू इक्वेशन 2। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी एन सी इन कौन सी इक्वेशन में रखनी है, 2 में रखनी है ना, इस वाले में, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 पुट कर दो। क्या था अपने पास इक्वेशन 2, सी स्क्वायर, ये तो इधर रिप्रेजेंटेशन वही वाला है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, इक्वल्स टू नीचे क्या है एन, सॉरी एन, ऊपर क्या है 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर, और डीएनसी था वही वैल्यू पुट करनी है, डीएनसी था इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, इनटू 4πn m अपॉन में 2πRT टू द पावर 3/2 e टू द पावर -mc² अपॉन में 2RT इंटू सी स्क्वायर डी सी। सही है इतना? ओके अभी क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर ले लेते हैं। तो अंदर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, और ये वाले टर्म आपके क्या है, कांस्टेंट है, इसमें सी तो आ नहीं रहा, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। क्या हो जाएगा 4πn, इसी के नीचे n लिख देती हूँ, कैंसिल हो जाएंगे, और m अपॉन में 2πRT टू द पावर 3/2। ठीक है, अंदर क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी, देखो सी स्क्वायर कितना हो गया, C4 हो गया, e टू दी पावर -mc² अपॉन में 2RT, और c की पावर कितनी चली जाएगी 4 डी सी। इतनी चीज क्लियर है, ये वाला टर्म हमने कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, 4πn इतना, और c अंदर रह गया। ठीक है, तो n से n कैंसिल आउट, ओके क्या बचा 4πm अपॉन में 2πRT पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -mc² अपॉन में 2RT इंटू सी टू दी पावर 4DC। अब लास्ट क्लास में हमने एक गैमा फंक्शन पढ़ा था, ठीक है ना, उस गैमा फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एक बार लिख लेते हैं, ऑरेंज कर लो। देखो कुछ इस टाइप से था कि अगर अपने पास इंटीग्रल इस फॉर्म में दे रखा है x टू दी पावर n e टू दी पावर -ax² dx, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, गामा n+1/2 अपॉन 2 a टू दी पावर n+1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अपनी भी जो इंटीग्रेशन दे रखी है वो इसी फॉर्म में दे रखी है, देखो इस पूरे को 0 टू इन्फिनिटी ये दे रखी है, लिमिट्स दे रखी है, x टू दी पावर n, अपने यहाँ x क्या है c है, टू दी पावर n यानी n हो गया 4, तो अपने केस में क्या दे रखा है n इक्वल्स टू 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देख लो, a कितना है इस केस में mc² m अपॉन में -2RT, ठीक है, m अपॉन में 2RT, m अपॉन में 2RT। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी वाले फॉर्मूले से, गामा n+1/2 दैट इज 4+1/2। यहाँ पे पहले हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक सेकेंड, देखो ये वाला करने से पहले, ठीक है, इतनी चीज हो गई, एक सेकेंड,
ठीक है, यहाँ तक का मिल गया। अभी हम क्या करते थे, जैसे हमने एवरेज वाले में सीखा था कि इस वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के इक्वल पुट करते थे, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो लेट कितना पुट करते थे, ये एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करते थे। सही है, एम सी स्क्वायर अपॉन में 2RT को एक्स स्क्वायर पुट करते थे। ठीक है, तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2RT एक्स स्क्वायर, 2RT एक्स स्क्वायर अपॉन में एम, बस। ठीक है, 2RT अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, C4 चाहिए, साथ के साथ C भी चाहिए। तो ये हो गया अपने पास 2RT अपॉन में M इंटू एक्स। सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इक्वेशन कोई कंसीडर की है, 1 2 कंसीडर की है, इसे 3 ले लेते हैं। ये हो गई इक्वेशन 3 और इसे कर दिया इक्वेशन 4। ठीक है, ओके। और इसी का हमने, चलो नेक्स्ट वाले से ले लेंगे। C क्या थी अपने पास, C इक्वल्स टू था 2RT अपॉन में M, 2RT अपॉन में M इंटू एक्स, 2RT अपॉन में M इंटू एक्स। ये था DC, ले लो। DC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टर्म तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, 2RT अपॉन में M इंटू DX हो जाएगा। सही है, और हमें क्या चाहिए, यानी हमने DC की भी वैल्यू निकाल ली, अभी मेरे को C⁴ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका 4 कर देंगे। C4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2RT अपॉन में M की पावर 4 करनी, यानी 4/2 इंटू x4। ठीक है, C4 ये 1/2, यानी ऊपर 4 जाएगा तो 4/2 हो गया इंटू x4। इसे क्या लिख सकते हैं, 2RT अपॉन में M का स्क्वायर, 2RT अपॉन में M का स्क्वायर, और ये तो x4 है ही। ये हो गया C4। इनको भी कुछ इक्वेशन नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें पुट करनी है वैल्यू। 4 तक हो गई है, और ये कर दी 5, ये कर दी 6। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशन 5 और 6 को हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन 3 में। तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, कौन सी, 5 एंड 6 इन इक्वेशन, कौन सी थी, 4 थी, इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 वी गेट ठीक है, क्या मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन 3 देख लेते हैं क्या है। C स्क्वायर के टर्म में थी, इस टाइप से दी थी, C² टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू, बाहर क्या था, बाहर था 4πm अपॉन में 2πRT, 4πm अपॉन में 2πRT टू द पावर 3/2। ठीक है, और अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट था। ठीक है, यहाँ पे फिर से देखो, आपने क्या किया, MC को x के टर्म में चेंज किया, यानी इंटीग्रेशन के अंदर अभी आप क्या कर रहे हो, C को x के टर्म में चेंज कर रहे हो। तो जैसे हमने एवरेज वाले में देखा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इफ C इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स दे रखी है ना, तो अगर आपने अंदर वाले पोर्शन में C को x से चेंज किया है तो लिमिट्स में भी चेंजेस आएंगे। तो इफ C इक्वल्स टू अगर 0 था, तो उस टाइम पे C इक्वल्स टू 0 था, 0 अपॉन में ये कांस्टेंट वैल्यू जाएगी तो 0 ही रहेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब इन्फिनिटी में ये कांस्टेंट की वैल्यू जाएगी तो इन्फिनिटी ही रहेगा, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी अगर आपने C को x में चेंज किया, फिर भी इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी 0 टू इन्फिनिटी, x के टाइम पे भी 0 टू इन्फिनिटी ही रही। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, और अंदर क्या चल रहा था, अंदर था e⁻² अपॉन 2RT, ये वैल्यू ये पुट करनी है, -x² हो गया, e⁻² इंटू क्या बचा, C4DC है। देखो C4 ये था, C4 कितना था, 2RT अपॉन में M, 2RT अपॉन में M स्क्वायर x4। ठीक है, इंटू DC था, DC ये है, अंडर रूट 2RT अपॉन M इंटू DX। क्या इतनी चीज सही है, हाँ जी। अब जो भी कॉमन लेने वाला है वो कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो, ये वाला टर्म कैसा मिल गया, कांस्टेंट मिल गया,
ये वाला टर्म कैसा मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, और ये वाला टर्म भी कैसा मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। और पावर्स कितनी हो जाएंगी, 2 + 1/2, दैट मीन्स 5/2। तो इतना 5/2 मैं बाहर ले सकती हूँ, तो इसको इधर से हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओ क्या हुआ, c² 1/2 इक्वल्स टू, देखो 4πm/2πRT तो एज इट इज था, 4πm/2πRT टू दी पावर 3/2 तो एज इट इज था, सही बात है। और ये टर्म आपके बाहर आए, 2RT/m टू दी पावर कितना, 2 + 1/2 दैट इज 5/2, 2RT/m टू दी पावर 5/2। क्या हुआ, 2RT/m टू दी पावर 5/2, सही है। और सॉरी, और क्या रह गया, x4 e टू दी पावर -x² dx, 0 टू इन्फिनिटी में, 0 टू इन्फिनिटी x4 e टू दी पावर -x² dx। इतना तो समझ में आ गया, बस जो भी कांस्टेंट टर्म थे उन्हें बाहर ले लिया। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में जब हम एवरेज का पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर n e टू दी पावर -ax² dx टाइप में आता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हम गामा फंक्शन से दे सकते हैं, n+1/2। फॉर्मूला क्या रहता है, ये 2a टू दी पावर n+1/2, ठीक है। अपने केस में क्या है, हेयर a की वैल्यू क्या है, देखो a क्या होता है, जो e टू दी पावर -ax² के साथ लिखा है, दैट इज a यहाँ पे 1 है, और n की वैल्यू कितनी है, जो x की पावर है, दैट इज 4 है। तो क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो गामा 4 + 1/2 अपॉन में 2, a कितना है, a टू दी पावर ये था, a कितना है 1 टू दी पावर n+1 यानी 5/2, सही है इतना, n+1 यानी 5/2। तो a की पावर कितना भी हो, आंसर तो एक ही आना है, ऊपर हो गया गामा 5/2 /2, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा 1 3/2 + 1, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, कौन सा, गामा n+1 इक्वल्स टू क्या होता है, n गामा n, ठीक है। वही चीज इधर लगा दो, 1/2 ये हो गया गामा 3/2, फिर से हमने 3/2 को क्या लिख दिया, 1/2 1/2 + 1, ठीक है। फिर से n+1 का फॉर्मूला लगेगा 1/2 n गामा n+1 यानी n गामा n, दैट इज 1/2 इंटू 1/2, तो ये क्या हो गया 1/4√π हो गया, सही है। एक बार देख लेते हैं, 1/2 3/2, गामा n+1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n होता है ना, तो n 3/2 भी तो बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पे एक सेकेंड मैं दोबारा से करती हूँ ये चीज़, देखो ये भी हटा दूँ, चलो ठीक है, देखो दोबारा से देखते हैं। देखो ये वैल्यू क्या थी, गामा 5/2, और इधर अपने पास आ रहा था अपॉन में 2, ठीक है। इसे मैंने कैसे ब्रेक किया, 1/2, हमें पता है ये वाला फॉर्मूला मैं लगाना चाह रही हूँ, गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n, तो ये क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिख सकते हैं, 3/2 + 1 लिख सकते हैं ना, जोड़ेंगे 5/2 ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गामा n+1 का n गामा n यानी 3/2 इंटू गामा 3/2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना, 3/4 गामा 3/2। इसको फर्दर ब्रेक किया, कैसे, 3/4 गामा 1/2 + 1 n गामा n हो गया, यानी 3/4 इंटू 1/2 गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π, तो क्या बचा 3√π / 8, ओके। तो ये जो तुम्हारा इंटीग्रेशन के अंदर वाला था, इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, 3√π / 8, दैट इज 4πm अपॉन में 2πRT टू दी पावर 3/2 2RT अपॉन m टू दी पावर 5/2 इंटू ये कितनी आई वैल्यू, 3√π / 8, 3√π / 8, ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए देखा था, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमारा आया है वो, ठीक है। दैट मीन्स सिंस
इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू कितना आया 3 रूट पाई डिवाइड बाई 8, 3 रूट पाई डिवाइड बाई 8। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। ओके, अभी क्या करना है, देखो ये वाला टर्म 2RT वाला ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज RT बाई एम, 2RT बाई एम है, यानी पाई टू दी पावर 3/2 बाहर कर दो। अपने पास क्या रह गया, m अपॉन में 2RT टू दी पावर 3/2 रह गया, और यहाँ पे क्या है 2RT डिवाइड बाई m टू दी पावर 5/2। ठीक है, इनटू 3 रूट पाई डिवाइड बाई 8। ओके, तो इस पाई 3/2 से ये पाई और ये रूट पाई कैंसिल, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या रह गया अपने पास 3/2। ठीक है, और 2RT अपॉन m टू द पावर, ये तो 5/2 ही रहेगा, 5/2, और इसको जब आप रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा -3/2, तो कितना हो गया 1 हो गया। दैट मीन्स 3/2 ब्रैकेट में 2RT डिवाइड बाई m। ठीक है ओके, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 3RT डिवाइड बाई m। पर ये कौन सी वैल्यू आई है देखना, सी स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी। अरे अभी रूट कहाँ लिया, अभी रूट कहाँ लिया है, अभी तो सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे थे, है ना। ये हम ये, अरे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा, ये वाली वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये वैल्यू थोड़ी आई है अभी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम सी स्क्वायर डी एन सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू आई है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी डिवाइड बाई एन की। ठीक है, ये वाले में हमने वैल्यू पुट की है डी एन सी की, अभी 1/2 नहीं लगाया। ठीक है, ये सब वही वैल्यू थी, यहाँ पे सुधार लो। अभी हमने 1/2 नहीं लगाया, 0 टू n सी क्या था स्क्वायर डी एन सी डिवाइड बाई एन सी एन। ठीक है, ये चल रहा था, अभी हमने स्क्वायर नहीं लगाया, ये वही वाली वैल्यू है। एक सेकेंड, अभी तो स्क्वायर रूट लिया ही नहीं, ये क्या आ गया यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी डिवाइड बाई एन, ये आ रहा था। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी डिवाइड बाई एन। इसे कुछ इक्वेशन मान लेते हैं या छोड़ो, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी अब आ जाते हैं फाइनल वाले पे, जो हमारी है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो कि थी सी स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ये क्या था अपने पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी डिवाइड बाई एन की पावर 1/2। ये था ना, देखो इक्वेशन शायद पहले वाले में ही लिखी थी, कहाँ पे थी, ये वाली थी, यहाँ पे लिखी थी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वेशन 2 है जो। ठीक है, इसकी पावर क्या है 1/2 है, और हमने क्या किया अभी तक हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अब जो रिजल्ट आया होगा उसकी 1/2 कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका, यहाँ पे थे हम। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, और इस पूरे टर्म की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये देखो ये वाली वैल्यू जो है वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है इसके अंदर, है ना। 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी अपॉन में एन, 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर डी एन सी अपॉन में एन। नेक्स्ट 3RT अपॉन में एन, इसकी वैल्यू आई है 3RT अपॉन में एम, चाहे 1/2 लिख दो चाहे 3RT लिख दो। दिस इम्प्लाइज दैट अपने को क्या मिल गया, जो ये सी स्क्वायर 1/2 थी जिसे हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोला, उसकी वैल्यू कितनी आई 3RT डिवाइड बाई एम आ गई, इसको कर दिया ब्रैकेट में। ठीक है, ये कौन सी है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया √3RT डिवाइड बाई एम। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, ये रिलेशनशिप देखनी है। हमने तीनों टाइप की वेलोसिटीज देख ली। पहली कौन सी देखी थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो कि ग्राफ का मैक्सिमा थी, जिसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, जिसे हम अल्फा से लिखते थे या फिर सी एम से लिखते थे, √2 RT/m। सेकेंड हमने कौन सी देखी थी, एवरेज वेलोसिटी देखी थी, जो कि एरिथमेटिक मीन था वेलोसिटीज का, वो कितनी आई थी, √8 RT/m। थर्ड हमने कौन सी देखी थी, जो आज देखी है, वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड दैट इज √3 RT/m। तो ये तीनों वैल्यूज हमने देख ली। अब इनमें क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो अगर मैं पहले और दूसरे को अपॉन में करती हूँ, दैट इज अल्फा अपॉन में वी, अच्छा ये वी, ये रिप्रेजेंटेशन सारे हमने उसी के टाइम पे देख लिए थे। अल्फा किसे कहते हैं, एक सेकेंड में दोबारा से लिखती हूँ इधर। देखो, तीन टाइप की वेलोसिटी हमने देखी, कौन सी, सबसे पहले से ही स्टार्ट करते हैं, जो पहली देखी थी, सबसे पहले कौन सी देखी, मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, मोस्ट प्रोबेबल उसको हमने रिप्रेजेंट किया या तो सी एम से या फिर अल्फा से, ठीक है। पहली ये देखी। दूसरी कौन सी देखी, एवरेज देखी, AVERAGE। एवरेज में क्या देखा, अरिथमेटिक मीन देखा, जिसे हमने क्या बोला, या तो वी से या फिर इस टाइप के सी से, ठीक है। थर्ड हमने कौन सी देखी, रूट मीन स्क्वायर देखी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा था, या तो यू से या फिर ये यू है भाई, या तो यू से या फिर C² इसकी पावर 1/2 से, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये अल्फा मतलब मोस्ट प्रोबेबल √2 RT/m, वी यानी एवरेज √8 RT/m, पाई एम है नीचे ध्यान रखना, और यू जो है वो रूट मीन स्क्वायर है, दैट इज √3 RT/m। अब इन्हीं में रिलेशन निकालना है। तो पहले और दूसरे को अपॉन में किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस में बता रहे हो, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वाले में रिलेशन बता रहे हो। दोबारा में मैंने क्या किया कि एवरेज और रूट मीन वाले में, तो इनमें ये रिलेशन आ गया। एक बार देख लेते हैं, अपॉन कर दिया, बस दोनों को डिवाइड कर दिया, अल्फा अपॉन में यू इक्वल्स टू, ये m से m कैंसिल आउट, ये √2/3 आ गया। दैट मीन्स अल्फा जो होगा वो 0.816 ऑफ u है। दूसरा इससे ऐसे ही 2 और 3 को डिवाइड किया, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, 0.921 u आ गया। दैट मीन्स एवरेज जो है वो रूट मीन का इतने टाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में इनका रिलेशन, तो इनका रेशियो ले लिया तीनों का, इस टाइप से आ जाएगा, RT/m तीनों में कॉमन है, हटा दिया, √2 √8/में पाई √3, ये सारा ऐसे आ गया आपका। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गैस की बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा आ रही है, यू की ज़्यादा आ रही है, और यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सी है, वी है, दैट मीन्स एवरेज है, एंड थर्ड कौन सी है आपकी, अल्फा, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। वो हमने ग्राफ से भी समझा, यही हमारे पास था ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इस टाइप से आता था। किसके किसके बीच में था, प्रोबेबिलिटी के बीच में और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बीच में। तो ये जो आपका मैक्सिमा आया था, ये चीज़ क्या बता रहा था, अल्फा बता रहा था, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बता रहा था, वो क्या हो गया, अल्फा। और वो क्या है, सबसे कम है, अल्फा की वैल्यू सबसे कम है, और सबसे ज्यादा कौन सी है, इस ग्राफ से भी आपको दिख रहा है, यू है सबसे ज्यादा। और यू है क्या, यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यू सही तो रिप्रेजेंट करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एवरेज, उसके बाद अल्फा, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल। हो गया, फिर तो आज के लिए इतना ही था। तो क्या करते हैं, रिकैप करते हैं आज की क्लास में क्या क्या देखा हमने। तो हम 2 कंप्लीट कर चुके थे, इससे पहले वाले लेक्चर में कौन कौन सी थी, एवरेज वाली और मोस्ट प्रोबेबल वाली हमने कंप्लीट कर ली थी, उनका डेरिवेशन भी कर लिया था यूजिंग जो भी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हुए जो इक्वेशन आई थी, उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज़ निकालनी थी। आज की क्लास में हमने क्या देखा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने कहा नाम में ही सारा कुछ दिया है, फॉर्मूला कैसे बनेगा वो नाम ही बता देगा, मतलब वो वेलोसिटी जो होगी उस वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर का मीन कर दीजिए, मीन का रूट ले लीजिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप एवरेज निकालते हो वैसे ही आप इनको भी निकाल सकते हो। 2 टाइप हैं, कौन कौन से, अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उनकी वेलोसिटी दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। अदरवाइज अगर ऐसे कह दे कि n मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v1 है, n2 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी v2 है, तो उस टाइप से आप क्या लिख दोगे, इस हिसाब से लिख दोगे, हैविंग वेलोसिटी v1, यहाँ पे n1 कर लीजिए थोड़ा, ठीक है, n1, अज्यूमिंग n1 मॉलिक्यूल्स है वेलोसिटी v1, बाकी तो सही है, n2 वेलोसिटी v2 है, n3 v3 है, तो ऐसे ही एंड सो ऑन है। तो आप कैसे करोगे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लोगे। सेकंड, फिर डेरिवेशन करना है, ये तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि इसी से करना है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जैसे एवरेज निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, 0 to ∞ c इंटू डी एन सी अपॉन में n कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, उसी c का स्क्वायर करना है, तो c² dnc कर लिया, उसकी वैल्यू निकाली। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही c² dnc इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, जो फाइनल वैल्यू आई उसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। दैट इज फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या मिल गई थी,
देखो जो इसकी वैल्यू आई थी दैट इज 3RT/m, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, √3RT/m। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इनकी रिलेशनशिप देखी, ये तीनों आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट हैं, तो अल्फा और दूसरा कौन सा था, v और u। यहाँ से हमने फाइनल देखा कि u हमारे पास जो होता है वो सबसे बड़ा है, और u है क्या, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसके बाद एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। ये ग्राफ में भी देख लिया सबसे पहले, क्योंकि ये जो मैक्सिमा है ये चीज़ किसको बता रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबल को बता रहा होगा। उसके बाद यू वी आ रही है आपकी, और वी क्या है, एवरेज, एंड लास्ट में कौन सी है, यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे बड़ी वही है, और सबसे छोटी कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।